डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशियाમાં सरकार અને राजनीति, ब्लॉक 4, यूनिट 13, 13 और आज का टॉपिक होगा बांग्लादेशनी विदेश नीति। और हम आज इसके पार्ट 3 को पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 4 के साथ इस अध्याय को हम पूर्ण करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि बांग्लादेश की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं, बांग्लादेश की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं, उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में अब हम अध्ययन करेंगे कि मुजीब के दौरान, मुजीब काल जो था बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की विदेश नीति कैसी रही है उस दौरान। तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में सामने आया और उस वक्त जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसमें शेख मुजीबुर रहमान एकमात्र एक करिश्माई नेतृत्व दे रहे थे। तो जो बांग्लादेश की विदेश नीति था उसके आधार में, उसके एक तरह से विकास में मुजीबुर रहमान का काफ़ी योगदान रहा। वह स्वतंत्र बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में रहे और विदेश नीति भी जो एक तरह से मुख्य निर्णयकर्ता के रूप में भी उन्हें देखा जा सकता है। बांग्लादेश चूँकि 1971 में ही आज़ाद हुआ और मुजीबुर रहमान को तुरंत वहाँ का नेतृत्व मिलता है, तो ऐसे में राष्ट्र निर्माण और विदेश नीति एक दूसरे के पूरक थे या परस्पर जुड़े हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश को एक विषम परिस्थिति से विकास के मार्ग पे आगे ले जाना था। तो शेख मुजीबुर रहमान को विदेश नीति ऐसी अपनानी थी जो उनके राष्ट्र विकास के, राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। अगर हम उस दौरान विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं, बिंदु देखते हैं, तो उसमें साम्राज्यवादी विरोधी दृष्टिकोण। तो ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इसमें जितने भी देश रहे हैं वो एक एंटी कॉलोनियल और एंटी इम्पीरियल उनका अप्रोच रहा है, क्योंकि 1600 के पहले अगर हम देखें तो मुगलों का दौर था, उसके बाद 1600 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो कंपनी रूल, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स का शासन और उसके साथ साथ अन्य जो उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था थी वो भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। तो ऐसे में जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनके विदेश नीति में एक तरह से साम्राज्यवाद जो विरोधी दृष्टिकोण था वह देखा गया। पाकिस्तान द्वारा आर्थिक और राजनीतिक शोषण का विरोध, जो पाकिस्तान उस वक्त में पश्चिमी पाकिस्तान था और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो ऐसे में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा जिस भी प्रकार से शोषण किया गया, सामाजिक, आर्थिक रूप में और राजनीतिक, तो उस चीज़ का भी विरोध बांग्लादेश की जो विदेश नीति बनी स्वतंत्रता के बाद, उसमें उसकी झलक देखी गई। विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो थी उनकी भूमिका को भी समझ रहे थे बांग्लादेशी नेतृत्व कि इससे कैसे बचा जा सकता है। राष्ट्रीय जो मुक्ति थी, जो बांग्लादेश को आज़ादी मिली, वो केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी जो आंतरिक प्रतिक्रियावादी शक्तियां थी उनसे भी मुक्ति उसको माना गया। राष्ट्र निर्माण और विदेश नीति हमने पहले भी डिस्कस किया कि बांग्लादेश राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में था, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो उसका आर्थिक सामाजिक शोषण हुआ, उसके बाद बांग्लादेश को नए सिरे से अपना विकास करना था। ऐसे में आंतरिक राजनीतिक और जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थी, इसको भी बांग्लादेश का नेतृत्व विदेश नीति से जोड़ता है। जो वहाँ पर सामंती तत्व थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध एक संघर्ष भी वहाँ की विदेश नीति में उसका झलक मिलता है। प्रगतिशील और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की पहल भी बांग्लादेश की विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा रहा है, प्रमुख मानक रहा है। गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नीति थी उस विदेश नीति को अपना आधार बनाता है।
गुटनिरपेक्षता उस वक्त जो वैश्विक व्यवस्था थी, जिसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, इन दोनों का गुट बना हुआ था। और ऐसे में भारत जैसे, इंडोनेशिया जैसे कुछ ऐसे देश थे जो इन दोनों ही धड़ों में ना जाते हुए गुट निरपेक्षता को समर्थन देते हैं। बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चला और इसका उद्देश्य यह था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यवस्था में जो तनाव है उसको कैसे कम किया जाए, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, उनको मजबूत कैसे बनाया जाए, उनकी आवाज़ को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर कैसे उजागर किया जाए, प्रमुखता से रखा जाए। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना। तो बांग्लादेश को जो गुट निरपेक्षता का समर्थन मिलता है या गुट निरपेक्षता की तरफ बांग्लादेश की विदेश नीति बढ़ती है, तो इसका एक ये भी वजह था कि उसको सामाजिक और आर्थिक विकास पुरजोर तरीके से करना था, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो बांग्लादेश में शुरू हुई थी और राष्ट्र का जो विकास था, जो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, उसके विकास में गुट निरपेक्ष आंदोलन में होने पर उनका एक महत्वपूर्ण रोल था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक दृष्टिकोण, बांग्लादेश की जो विदेश नीति थी उसमें जितने भी विश्व भर में मुक्ति आंदोलन थे, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसका विक्टिम रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान की जो शोषणकारी नीति थी उसके चंगुल में वो लगभग 47 से 71 तक फंसा रहा, और उससे मुक्ति मिली 1971 में, जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। तो ऐसे में उस दौरान जितनी भी एक मुहिम चल रही थी, एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियल, या विश्व भर में जितने भी फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे, उसको बांग्लादेश का समर्थन प्राप्त था। जो उपनिवेशवाद और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते थे, बांग्लादेश की विदेश नीति उसका भी विरोध करती थी। उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए जहाँ कहीं भी संघर्ष हो रहे थे, बांग्लादेश को उसका भी समर्थन प्राप्त था। अरब इजराइल जो संघर्ष था उसमें एक तरह से हम देखते हैं कि बांग्लादेश अरब के साथ खड़ा नजर आया, जो अरब राष्ट्र थे उनके साथ खड़ा नजर आता है। सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि उस दौर में चाइना, अमेरिका वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक खंडित होने का जो प्रक्रिया हुआ बांग्लादेश के आज़ाद होने पर, यह चाइना और अमेरिका को रास नहीं आया। तो ऐसे में बांग्लादेश की जो विदेश नीति थी उसका झुकाव रसिया की तरफ था, जो उस वक्त का सोवियत संघ था उसकी तरफ था। तो इस दौरान उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध भी विकसित हुए। भारत बांग्लादेश का जो मुक्ति संघर्ष था उसका प्रबल समर्थक था। भारत ने उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, जिससे बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। 1972 में हम देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश 20 वर्ष का शांति और मैत्री संधि भी करते हैं, जो भारत और बांग्लादेश की एक तरह से देखे रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए। चीन का शत्रुतापूर्ण रवैया, पाकिस्तान के प्रति चीन का समर्थन, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि चीन पाकिस्तान का हिमायती था और वह कहीं से भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का एक रूप था, वह खंडित हो और बांग्लादेश बने। तो ऐसे में चाइना बांग्लादेश के प्रति शत्रुतापूर्ण एक रवैया अपनाता है। लेकिन 1974 के जो OIC सम्मेलन होता है लाहौर में, उसके बाद से इस्लामिक देशों द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी जाती है। और एक बांग्लादेश में हम देखते हैं कि जो आबादी है उसमें इस्लामिक और मुसलमान लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कोई भी जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी एक तरह से नाराज़गी की वजह से बांग्लादेश उनसे खिसक जाए और एक बड़ी आबादी वाला देश से OIC एक शत्रुतापूर्ण नज़रिया रखे, उनसे संबंध स्थापित न करे। तो इन सबको किनारे करते हुए बांग्लादेश को मान्यता दी जाती है। और हम देखते हैं कि OIC का लाहौर जो अधिवेशन था वहाँ पर बांग्लादेश को पाकिस्तान द्वारा मान्यता दी गई एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में।
अब हम चर्चा अगर इसको समराइज करें मुजीब के काल की विदेश नीति को, तो उसमें साम्राज्यवाद का विरोध प्रमुखता से दिखा, गुटनिरपेक्षता को समर्थन दिखा, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो विश्व भर में चल रहे थे उनको समर्थन, भारतीय और सोवियत संघ से उसकी निकटता दिखी और विकासोन्मुख और प्रगतिशील दृष्टिकोण दिखा। अब हम चर्चा करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध कैसे थे मुजीब के दौरान। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के प्रति अमेरिका का एक प्रारंभिक विरोध था, जो हमने पहले भी चर्चा किया। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के माध्यम से बांग्लादेश में राजनीतिक हस्तक्षेप या प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की, और इसमें हम देखते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की जो सरकार थी उसमें अस्थिरता फैलाने के लिए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अमेरिका पुरजोर कोशिश करता रहा, और इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान को या उनकी सरकार को भारत की कठपुतली के रूप में प्रचारित किया गया, और इस तरह से भारत विरोधी जो शक्तियां थी उनको वहां पे एक समर्थन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और अगस्त 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती है उसमें ऐसे ही आपराधिक भारत विरोधी जो शक्तियां थी, जो मुजीबुर रहमान के नेतृत्व को वहां पर समर्थन नहीं दे रही थी, उनके विरोध में थी, उन्हीं लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान की अगस्त 1975 में हत्या कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उसके बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में काफी परिवर्तन आए। भारत के साथ संबंधों में अगर हम चर्चा करें तो जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार थी तो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। भारत बांग्लादेश के स्वतंत्रता में उनकी मुक्ति संग्राम का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के ही शब्दों में हम देखें तो भारत और बांग्लादेश आदर्शों एवं मूल्यों में समान हैं। उस दौरान इन दोनों देशों के जो प्रमुख मुद्दे थे उसमें फरक्का बांध और गंगा जल विवाद। गंगा के जल को शेयरिंग करने के लिए और जो फरक्का बांध बना था वह उस वक्त में इन दोनों के बीच में एक प्रमुख मुद्दा था कि किस तरह से इसको सुलझाया जाए, कैसे जल वितरण को दोनों के लिए एक मतलब बराबरी से हो, दोनों ही देश उससे लाभ लें। तो जल वितरण पर एक अंतरिम समझौता भी होता है दोनों देशों के बीच 1996 में हम देखते हैं। फिर कि जो विदेशी क्षेत्र हैं, जो एनक्लेव हैं, जो भारत के भूभाग में कुछ बांग्लादेशी क्षेत्र हैं, इसी तरह बांग्लादेश का जो भूभाग है, जो उनका टेरिटरी है, उसमें जो भारतीय एनक्लेव हैं उनके आदान प्रदान पर को कैसे फलीभूत किया जाए उस पर वार्ता भी चल रहा था। तो यह सब उस दौरान मुजीबुर रहमान जब बांग्लादेश का नेतृत्व कर रहे थे तो भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में प्रमुख मुद्दे थे। उस दौरान अगर हम चुनौतियों को देखें तो भारत विरोधी जो प्रचार था, जिसमें अमेरिका द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को या उनकी सरकार को भारत का कठपुतली कहा जाना, तो इस तरह भारत विरोधी प्रचार में वहां पर वृद्धि होती है। जो वहां अति वामपंथ ग्रुप था, जो शक्तियां थी, उनकी सक्रियता बढ़ती है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि जब तक शेख मुजीबुर रहमान की सरकार रही, भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण ही रहे। सोवियत संघ के साथ संबंधों पर अगर हम चर्चा करें तो बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष को भारत की ही भांति सोवियत संघ का भी समर्थन प्राप्त था। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ संबंध रहे, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। बांग्लादेश के आर्थिक पुनर्निर्माण में भी सोवियत संघ द्वारा सहायता प्रदान किया गया। जो चिटगांव बंदरगाह है वहां पर बारूदी सुरंग जो थी समुद्र में, उसको हटाने में भी रसिया का, सोवियत संघ का बहुत ही बड़ा योगदान था। वहाँ विकास और पुनर्वास के कार्यों में भी हम देखते हैं सोवियत संघ का योगदान रहा। मुजीब पर भारत सोवियत प्रभाव में होने का आरोप लगा, क्योंकि मुजीबुर रहमान भारत और सोवियत संघ के निकट उनके साथ जो संबंधों में निकटता रही, यही आरोप उन पे पश्चिमी ग्रुप द्वारा और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका का जो नेक्सस था उस दौरान, उनके द्वारा ये आरोप लगा कि शेख मुजीबुर रहमान भारत और सोवियत के प्रभाव में है। चीन और अमेरिका के जो समर्थक समूह थे उन्होंने सोवियत विरोधी प्रचार भी शुरू किया। 1975 के जो सैन्य शासन थे
उसकी विदेश नीति को सोवियत विरोधी दिशा दी गई। अगर हम चीन के साथ संबंधों की चर्चा करें तो जो प्रारंभिक स्थिति थी, चीन ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी, क्योंकि चीन उस वक्त पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध में था, मैत्रीपूर्ण संबंध में था। ऐसे में पाकिस्तान के एक भूभाग को खंडित करके एक नए राष्ट्र के रूप में बनने को वो समर्थन नहीं दे सकता था। पाकिस्तान के साथ जो चीन की घनिष्ठता थी, यही एक वजह बना कि बांग्लादेश को चीन द्वारा उसकी स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी गई। चीन का जो भारत विरोधी और सोवियत विरोधी दृष्टिकोण था, उसका भी एक असर बांग्लादेश के साथ उसके संबंधों में रहा। तो मुजीब के दौरान अगर हम चीन और बांग्लादेश का संबंध देखें तो वो तनावपूर्ण था, लेकिन उनकी हत्या होने के बाद 1975 में जब वहाँ शासन व्यवस्था बदलती है, सरकार बदलती है, तो उसके बाद वहाँ चाइना और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कैसा संबंध था बांग्लादेश का। तो अधिकांश जो इस्लामी देश थे वो बांग्लादेश को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि वो सारे जो इस्लामिक देश थे वो पाकिस्तान के सहयोगी थे, और ऐसे में पाकिस्तान का खंडित होना उन इस्लामी विश्व के देशों को भी रास नहीं आया। विरोध के कारण जो थे वो ये थे कि वो पाकिस्तान का समर्थन करते थे, पर उस दौर में भी एकमात्र जो इस्लामिक देश था इराक, उसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इस्लामी देशों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता को पाकिस्तान की अखंडता के विरुद्ध माना, और जो शेख मुजीबुर रहमान की नीतियाँ थी, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सांप्रदायिक एवं कट्टरपंथी जो संगठन थे उन पर प्रतिबंध, ये सारी बातें उनको रास नहीं आई। विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः